आपको एक शॉकिंग मैथ बताता हूँ। अगर आपने 2011 में सिल्वर खरीदा होता और उसे 10 साल होल्ड करके 2021 में बेचा होता तो आपको जीरो रिटर्न मिलता। यकीन नहीं आता तो ये चार्ट देख लीजिए। अब यही सिल्वर अगर आपने 1 जनवरी 2025 को खरीद के 1 जनवरी 2026 में बेच दिया होता, यानी कि सिर्फ 1 साल बाद में, तो आपका पैसा 3 गुना हो जाता। जो लोग थोड़ा सा भी न्यूज़ देखते हैं उन्हें पता होगा कि पिछले 1 साल में चांदी के भाव काफी रफ्तार से ऊपर बढ़े हैं, इतने रफ्तार से कि लोग गोल्ड छोड़कर सिल्वर की तरफ भागने लगे हैं। अब जिन लोगों ने मेरा इन्फ्लेशन वाला वीडियो भी देखा होगा उनको ये समझ में आया होगा कि किसी भी चीज की प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई के गैप के कारण ऊपर नीचे होती है, मगर 3 गुना वो भी सिर्फ 1 साल में। ऐसा क्या सिल्वर की डिमांड बढ़ने लग गई? कुछ लोगों का कहना था कि ये सिर्फ भेड़ चाल है, देखना दिवाली के बाद में सिल्वर का प्राइस एकदम धड़ाम से नीचे आ जाएगा, मगर कुछ हुआ नहीं। आज भी सिल्वर अपने लेवल्स पर बरकरार है। दिवाली के 4 महीने बाद भी सिल्वर का प्राइस ऑलमोस्ट वहीं का वहीं है। इसका मतलब साफ है कि वर्ल्ड में सिल्वर की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ने लगी, क्योंकि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। जाहिर है कि इसका यूज हाउस होल्ड्स और डोमेस्टिक से बाहर निकलकर इंडस्ट्रीज में भी होने लगा है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में होने लगा है। मगर अगर इसका आंसर इतना सिंपल होता तो मैं इतनी लंबी वीडियो बनाता ही क्यों? कई सारे फैक्टर्स हैं सिल्वर के प्राइस राइज के पीछे जो एक साथ काम किए तब ये प्राइस इतना बढ़ा। इनको एक एक करके आज की वीडियो में हम समझेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और सुनिए कहानी सिल्वर के प्राइस राइज की। काफी सालों से ना मेरा एक ट्रेडिशन है, मैं और मेरी वाइफ हर साल धनतेरस के दिन जाते हैं और कुछ ना कुछ चांदी का जरूर खरीद के लाते हैं, चाहे वो चांदी का कोई प्लेट हो, चांदी का बर्तन हो या फिर चांदी की कोई भगवान की मूर्ति हो। और आई एम श्योर बहुत सारे इंडियंस ऐसा करते होंगे। दिवाली स्पेशली धनतेरस इज द टाइम टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर, और ये हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, आज से नहीं है, 100, 200, 500, हजारों सालों से है। इंडिया में हम हर साल 4000 टन सिल्वर डोमेस्टिक यूज के लिए खरीदते हैं। और मजे की बात यह है कि इंडिया अपनी टोटल सिल्वर डिमांड का 90% इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ सिल्वर की इतनी ज्यादा माइंस है नहीं। और इसी डोमेस्टिक डिमांड के कारण, पब्लिक के क्रेज के कारण इंडिया सिल्वर का वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। सिल्वर को हम एक ऑस्पिशियस मेटल मानते हैं। भगवान की पूजा चांदी के बर्तनों में की जाती है। जब हमारे यहाँ बच्चे होते हैं तो उनको सबसे पहले चांदी की चम्मच से कुछ खिलाया पिलाया जाता है। मगर इसके बावजूद पूरे वर्ल्ड में सिल्वर को डेविल्स मेटल कहा जाता है, क्योंकि जहां एक तरफ गोल्ड रिलेटिवली स्टेबल है, उसका प्राइस कॉन्स्टेंटली थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है और डाउनफॉल इतना ज्यादा नहीं आता, वहीं सिल्वर का प्राइस रिलेटिवली अनस्टेबल रहता है। अब फॉरेन बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड से कि सिल्वर के प्राइस में तेजी का कारण था इंडियन हाउस होल्ड्स, जिन्होंने दिवाली के टाइम पे भर भर के शॉपिंग की। वो हमें ब्लेम कर रहे हैं, मगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक चार्ट। इस चार्ट के हिसाब से सिल्वर के प्राइस में तेजी नवंबर 2025 के बाद में आई है और नवंबर 2025 तक दिवाली की पूरी शॉपिंग खत्म हो चुकी थी। पिछले 1 साल में सिल्वर का जो रैपिड राइज था उसके 3 मेजर फैक्टर्स थे। पहला, जिसकी लोग बात कर रहे हैं कि इसका इंडस्ट्रियल यूज बढ़ गया है, जिसकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है वो। दूसरा रीजन था कि कई सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने इसको होल्ड करके रखा था, मार्केट में जाने नहीं दिया। मगर एक इंटरेस्टिंग रीजन था ईटीएफ्स। ईटीएफ्स होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा खरीदे और बेचे जाते हैं। अब कुछ म्यूचुअल फंड्स तो ऐसे होते हैं जो कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, मगर कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनको बोला जाता है मेटल ईटीएफ्स। रेगुलर मेटल ईटीएफ्स तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम इन सब में इन्वेस्ट करते हैं, मगर यूएसए के जो ईटीएफ्स हैं वो यूरेनियम, कॉपर, लिथियम जैसे फ्यूचर मेटल्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग यह है कि जब भी कोई पर्सन 100 रुपए इस ईटीएफ में डालता है, यानी कि 100 रुपए का एक म्यूचुअल फंड खरीदता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदता है, तो उस ईटीएफ को उस 100 रुपए के बराबर का सिल्वर मार्केट से खरीद कर अपने वॉल्ट में जमा करके रखना होता है। अब इंडियंस तो मार्केट से सिल्वर उठा के ले आते हैं, मगर ग्लोबली इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इन ईटीएफ्स के थ्रू सिल्वर के अंदर पैसा लगाने लगे। जब ईटीएफ्स के अंदर बहुत सारा पैसा आया तो उन्होंने मार्केट से सिल्वर खरीदना शुरू कर दिया और सिल्वर की डिमांड एकदम से कम होने लगी। एक्यूट शॉर्टेज सिल्वर की बन गई, क्योंकि अगर आपको सिल्वर एक इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है तो एक आम इंसान के लिए इट इज एज गुड एज होल्डिंग रियल मेटल। ऊपर से कोई हेडेक नहीं है कि मार्केट में जाओ, चांदी असली है कि नहीं वो देखो, उसकी सिक्योरिटी की चिंता करो, उसको स्टोर करने के लिए लॉकर खरीदो या फिर अलमारी में 3-3 ताले लगा के रखो। ऊपर से इंडिया में अगर आप आज सिल्वर खरीदने जाते हैं तो आपको 3% का जीएसटी देना पड़ता है, और ये जीएसटी ईटीएफ्स के केस में नहीं लगता, यानी कि 3% का इंस्टेंट रिटर्न ईटीएफ के थ्रू मिल जाता है। ईटीएफ्स एक लिक्विड एसेट है, जब चाहे खरीदो जब चाहे बेचो। इट्स जस्ट लाइक स्टॉक ट्रेडिंग, हम इंस्टेंटली खरीद बेच सकते हैं। और इंडियन ईटीएफ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट पिछले 1 साल में हमें यूएसए के ईटीएफ्स में देखने को मिला, क्योंकि यूएसए के ईटीएफ्स गोल्ड सिल्वर ही नहीं,
यूरेनियम, कॉपर, प्लैटिनम जैसे मेटल्स में भी इन्वेस्ट करने लगे थे। यूएसए के ईटीएफ्स में आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सिंपली आईएनडी मनी ऐप से। आईएनडी मनी एक यूजफुल ऐप है यूएसए के स्टॉक्स और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट और विड्रॉल करने पर ये कोई चार्जेस भी नहीं लेते हैं। आप सिंपली अपना फोन नंबर एंटर करके अपने जीमेल अकाउंट को लिंक करके इसमें लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल सा एक केवाईसी प्रोसेस है जो पैन और आधार एंटर करने पर डिजी लॉकर के थ्रू 2 मिनट में इजीली हो जाता है। आपका बैंक अकाउंट भी इजीली इस ऐप में इंटीग्रेट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप पैसा ऐड करके इजीली यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स में डाल सकते हैं। अपने डैशबोर्ड पर आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन दिखेगा, जहां जाकर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको प्रीशियस मेटल ईटीएफ्स नजर आएंगे। जिस भी मेटल में इन्वेस्ट करना है सिंपली उस पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं और उतना ही इजीली इसको सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फंड्स एक्सचेंज ट्रेडेड हैं। अपनी प्रोफाइल में जाकर आप बहुत सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जिसमें इनकम टैक्स की रिपोर्ट अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। अलग से आपको टैक्स कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी वो है डॉलर करेंसी बेनिफिट। अगर लॉन्ग टर्म में डॉलर स्ट्रांग होता है रूपी के कंपैरिजन में, तो आपको सिर्फ स्टॉक या ईटीएफ का रिटर्न नहीं, करेंसी का भी थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और यहाँ पर फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का ऑप्शन भी ऐप आपको देती है, यानी कि अगर किसी यूएस ईटीएफ का कॉस्ट 10,000 रुपए है तो जरूरी नहीं है कि आप 10,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करें, आप 100 रुपए इन्वेस्ट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे बिगिनर्स के लिए एंट्री इजी हो जाती है। ऐप में एक सेंटिमेंट एनालिसिस का ऑप्शन भी है, जहां जाकर आप ये देख सकते हैं कि लोग जनरली बुलिश हैं या बियरिश हैं। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं होता, बस ओवरऑल एक मूड समझने में हेल्प करता है। जो थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं उनके लिए एडवांस एनालिटिक्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस चार्ट्स, एनालिटिक्स ब्रेकडाउन एक्सेट्रा। मतलब आपको आइडिया रहता है कि पैसा एग्जैक्टली कहां लगा हुआ है। मिनिमम 500 रुपए से आप यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स के अंदर एसआईपी भी कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी ट्रैकिंग भी अवेलेबल है, जिससे आपको पता चलता है कि कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना ग्रो हुआ, सब कुछ एक जगह विजिबल रहता है। साथ ही एक डिविडेंड कैलेंडर होता है जो ये दिखाता है कि यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स डिविडेंड कब दे रहे हैं। और एक P&L कैलेंडर भी होता है, जिसके थ्रू आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस मंथ वाइज या फिर डेट वाइज देख सकते हैं। एक अलग से एक्सेल शीट कैलकुलेट करके रखने की जरूरत नहीं है। प्रीशियस मेटल्स में अगर आप फिजिकली इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो आप ETF ऑप्शंस भी जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं, ना ही मैं कॉम्पिटेंट हूं ऐसा करने के लिए। मैं बस एक अच्छा तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसका यूज करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने IND मनी ऐप का लिंक दिया है, जहां जाकर आप ऐप को चेकआउट कर सकते हैं। चांदी के पास चमकने के अलावा भी एक क्वालिटी है जिसके कारण इंडस्ट्री को वो काफी अट्रैक्ट कर रही है, और ये क्वालिटी इतनी सुपीरियर है कि बाकी सारे मेटल्स को आउट परफॉर्म कर देती है। ये क्वालिटी है कंडक्टिविटी। सिल्वर रूम टेम्परेचर पर मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बेस्ट कंडक्टर है। आफ्टर कम्स कॉपर एंड थर्ड कम्स गोल्ड। ये कॉपर और सिल्वर का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए। कॉपर और सिल्वर दोनों की वैलेंस शेल के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, मगर सिल्वर का साइज बड़ा होने के कारण उसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, जिस कारण वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना काफी आसान है सिल्वर के लिए। अब इस लॉजिक से गोल्ड सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि वो तो और भी बड़ा है और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से और भी ज्यादा दूर है। मगर जब साइज इतना बड़ा हो जाता है तो कई सारे अदर फैक्टर्स काम करने लग जाते हैं। गोल्ड में क्वांटम मैकेनिक्स, ऑर्बिटल मिक्सिंग, बैंड हाइब्रिडाइजेशन जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता। फिलहाल ये समझ लेते हैं कि सिल्वर कॉपर के कंपैरिजन में 6% ज्यादा कंडक्टिव है और कॉपर गोल्ड से 45% ज्यादा कंडक्टिव है। लेकिन एक सेकेंड, सिल्वर और कॉपर में कंडक्टिविटी में सिर्फ 6% का ही फर्क है और सिल्वर कॉपर से 200 गुना महंगा भी है। तो फिर क्या लॉजिक है कंडक्टिव चीजों के लिए सिल्वर को यूज करने का? क्यों इसको यूज किया जा रहा है? वेल, सभी जगह तो कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए 99% वायर्स में और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में कॉपर का ही यूज होता है। बट जब सिस्टम्स छोटे होते हैं, जब बात नैनोमीटर्स में होती है, जब परफॉर्मेंस पर मिलीमीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट से, तब सिल्वर का रोल आता है। ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, उसकी एक खासियत होती है कि वो किसी भी कंडक्टर के अंदर से नहीं फ्लो करता है, उसके सरफेस पे फ्लो करता है। और कॉपर की एक लिमिटेशन है कि उसके सरफेस पे कोरोजन बहुत जल्दी होता है। अब नॉर्मल 50 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो ये चल जाता है, मगर जो AI सिस्टम्स हैं, 5G का हार्डवेयर है, रडार है, GPUs हैं, हाई स्पीड डेटा सेंटर्स हैं, वहां पर करंट गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अंदर वेरिएट करता है और इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर कॉपर का कंडक्टर इतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा, सिल्वर उसको आउट परफॉर्म कर जाता है। तो मतलब जो भी हाई स्पीड कंपोनेंट्स हैं और स्पेशली जहां पर करंट पहुंचने में डिले नहीं चाहिए, जहां पर सिग्नल तुरंत पहुंचाना है, वहां पर सिल्वर का यूज होगा। इसके अलावा सोलर पैनल्स में भी सिल्वर का यूज कॉपर की जगह किया जाता है, क्योंकि कॉपर की एक लिमिटेशन है कि वो सिलिकॉन के साथ इंटरमिक्स हो जाता है, उसके अंदर डिफ्यूज होने लगता है धीरे धीरे। तो अगर सिलिकॉन वेफर्स के साथ में कॉपर का कंडक्टर यूज किया जाएगा तो कॉपर सिलिकॉन में जाकर उसकी एफिशिएंसी को खत्म कर देगा। वहीं अगर सिल्वर यूज किया जाएगा तो सिल्वर इंटरमिक्स नहीं होगा सिलिकॉन के साथ और सोलर पैनल की लाइफ काफी लंबी चलती रहेगी।
ये ग्राफ बताता है कि पिछले 5 सालों में सिल्वर का यूज इंडस्ट्री में रैपिडली इंक्रीज हुआ है। सिल्वर को सर्किट्स में, चिप्स में, 5G सिस्टम्स में, सोलर पैनल्स में, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज किया जा रहा है। अब ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने से सिल्वर का प्राइस ऊपर जा रहा है, नो डाउट, मगर ये डिमांड इतनी भी नहीं बढ़ी है कि सिल्वर का प्राइस 3 गुना पहुंच जाए। 2025 में जो इसका प्राइस राइज था उसके पीछे रीजन था लैक ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन फाइनेंशियल डिमांड। अब समझते हैं कि ये क्या है। सिल्वर को यूज करना जितना आसान है ना, उतना मुश्किल ही उसको माइन करना है। सिल्वर की खुद की कोई डेडिकेटेड माइन नहीं होती है, ये एक बाई प्रोडक्ट होता है, स्पेशली लेड, जिंक, कॉपर या गोल्ड के माइन के साथ। इसलिए सिल्वर की जब डिमांड इंक्रीज होती है तो जो माइन प्रोड्यूसर्स है उनके लिए डिलेमा हो जाता है कि अगर वो ज्यादा माइनिंग करेंगे तो सिल्वर के साथ साथ बाकी प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे, और बाकी प्रोडक्ट्स की उतनी डिमांड इंक्रीज हुई नहीं है तो बाकी प्रोडक्ट्स की सप्लाई का क्या होगा, उनके स्टॉक को कौन खरीदेगा। और इसी डिलेमा के कारण वो चाहकर भी सिल्वर को ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि उसका बाई प्रोडक्ट जैसे कि कॉपर है उसकी भी डिमांड इंक्रीज ना हो साथ में, या फिर जिंक है उसकी भी डिमांड साथ में इंक्रीज ना हो। तो बेचारा सिल्वर जो है उसकी डिमांड ज्यादा होते हुए भी उसकी सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं हो पाती। और इसी टाइट सप्लाई रेस्ट्रिक्शन के कारण पिछले 2 साल में जब सिल्वर की डिमांड बढ़ी तो उतनी रफ्तार में उसको सप्लाई नहीं मिल पाई। सप्लाई रेस्ट्रिक्शन का दूसरा रीजन था होल्डिंग। चाइना सिल्वर का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स का, ईवीज का, सोलर पैनल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। चाइना को पता है कि सिल्वर उसके कितने काम का है, इसलिए जब ग्लोबली सिल्वर की शॉर्टेज हुई तो उसने अपना सिल्वर बाहर नहीं निकाला, उसने उसको होल्ड करके रखा और वर्ल्ड को सिल्वर के लिए तरसने दिया। और सप्लाई रिस्ट्रिक्शन का तीसरा रीजन बने डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने लगाए टैरिफ्स। डोनाल्ड ट्रंप के लगाए टैरिफ जो 2025 की ऑलमोस्ट हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम का रीजन है, वो सिल्वर के प्राइस राइज का भी रीजन बने। डोनाल्ड ट्रंप ने सिल्वर के इंपोर्ट पर भी टैरिफ लगा दिए, यानी कि कहीं से भी अगर यूएसए के अंदर सिल्वर आएगा तो टैक्स देकर आएगा। अब इंटरेस्टिंग ये था कि ये टैरिफ उन्होंने गोल्ड पर नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता है कि गोल्ड की खरीद बेच किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है और ये होती रहती है, इसलिए गोल्ड को टैरिफ से बाहर रखा था मगर सिल्वर पर टैरिफ लगा दिए। इसका मतलब क्या था कि यूएस इंस्टीट्यूशंस को, यूएस फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को ये समझ आ चुका था कि अगर उन्होंने सिल्वर बाहर से खरीदा तो वो महंगा सिल्वर खरीदना पड़ेगा। इस चक्कर में जो यूएसए के अंदर सिल्वर था उसको एक्सपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि उनको पता था कि अगर शॉर्टेज हुई सिल्वर की और बाहर से खरीदना पड़ेगा तो महंगा आएगा। और जब यूएसए के वॉल्ट्स सिल्वर को स्टॉक करने लग गए तब भी सिल्वर की शॉर्टेज हुई। इस रीजन का प्रूफ है ये सिल्वर का ग्राफ। 2026 की स्टार्टिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने सिल्वर के ऊपर से टैरिफ हटा दिया था और उसको हटाते ही सिल्वर का प्राइस लगभग 8 से 9% नीचे गिर गया। अब सिल्वर का प्राइस कहां से बढ़ा, इसको समझने के लिए हम यूएसए से चलते हैं लंदन। लंदन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओवर द काउंटर प्रीशियस मेटल्स मार्केट है। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी कि LBMA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही भारी मात्रा के अंदर प्रीशियस मेटल्स की खरीद बेच करती है। और मेजॉरिटी ट्रेड जो होता है वो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच में होता है। एक आम आदमी जाकर दुकान से लंदन से सोना या चांदी नहीं खरीदता। हर बिजनेस डे पर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन होती है, मेजर बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो ऑक्शन का प्राइस होता है उस दिन का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिलायंस या अडानी का कोई स्टॉक है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो आज की डेट में इस इंस्टेंट में जिस प्राइस पर वो स्टॉक ट्रेड हुआ है वो प्राइस उस स्टॉक की पूरे इंडिया मान लेता है, पूरा वर्ल्ड मान लेता है। उसी तरह सिल्वर, गोल्ड, जो भी प्रीशियस मेटल्स हैं जो लंदन के उस मेटल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, वो प्राइस पूरा वर्ल्ड मान लेता है। लंदन के मार्केट्स का प्राइस यूज किया जाता है माइनर्स के द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलर्स के द्वारा, जो वो हमें इस रेट पर देते हैं। तो आपको एक और लास्ट ग्राफ दिखाकर बोर करूंगा। इस ग्राफ के हिसाब से लंदन के वॉल्ट्स में पिछले 1-2 साल के अंदर सिल्वर का स्टॉक तेजी से कम हुआ, और ये प्रूफ है वो सारे रीजंस के सही होने का जो मैंने आपको बताया कि लंदन के वॉल्ट्स में जब सिल्वर की शॉर्टेज हुई तो सिल्वर का प्राइस बढ़ा और इसका खामियाजा पूरे वर्ल्ड ने भुगता। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री ने भर भर के सिल्वर को यूज करना स्टार्ट कर दिया, मगर एक परसीव्ड शॉर्टेज क्रिएट हो गई जब चाइना ने, यूएसए ने, ETFs ने सिल्वर को होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। इकोनॉमिक्स इज अ नाइटमेयर, बस जब तक वो समझ नहीं आती है। अभी सिल्वर का प्राइस कहां जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप डिस्क्रिप्शन में जाकर IND मनी ऐप का लिंक जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने इन्फ्लेशन, डिमांड, सप्लाई को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं चलता हूं अगली वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।